हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पीटीएफ सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हिस्ट्री का एमसीक्यू जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वहाँ से समझिए कि मॉडर्न इंडिया और कुछ ऐसे पार्ट लिए हैं जहाँ से मेडिवल इंडिया हो। और अगर आप इसमें से 26 प्रश्न है, 26 प्रश्न का एमसीक्यू हम कराने जा रहे हैं। और अगर आप इसे बना रहे हैं तो कम से कम देखा जाए तो कम से कम 20-22 प्रश्न आपसे बन जाना चाहिए। 20 ही बना लीजिए, 26 में कम से कम 5 और 6 तो गलत होगा ही होगा। अगर और ये सब पूछा हुआ प्रश्न है, जैसे बीपीसी दे रहे हैं, दारोगा दे रहे हैं, और जितने भी बिहार सरकार के द्वारा दिया गया एग्ज़ाम जो है उसमें जो जहाँ से प्रश्न उठा के पूछे जाते हैं, जहाँ से बन जाती है प्रश्न और जहाँ से आयोग बनाने की कोशिश करता है, वहीं से हम कोशिश किए हैं आपसे भी मतलब इसको बनवाने का। और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और आप कॉलम कॉपी लीजिए और थोड़ा सा बनाइए आप भी, ताकि आपको मूल्यांकन करने में मज़ा आएगा। बहुत कम लोग इसका जवाब दे पाते हैं, कितना बनाया कितना नहीं बनाया। देखते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पता चलना चाहिए था कि इतने लोग देख रहे हैं और बना भी रहे हैं। तो बनाने से ये फ़ायदा होगा जी, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। प्रैक्टिस लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का फ़ायदा तो मिलना चाहिए, तो इसका प्रैक्टिस करिए। तो आइए हम लोग पहले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? देखिए, अगर मॉडर्न इंडिया को अगर हम दो भागों में बांट के देखें तो देखते हैं 1885 के पूर्व के काल, और इसमें बहुत सारे मतलब समझिए के टॉपिक आते हैं। और दूसरी बात, अगर हम लोग देखते हैं कि 1885 ईस्वी के बाद का इतिहास, यानी कि पूर्व के और बाद का इतिहास अगर देखा जाए तो दो ही भागों में बांट करके मॉडर्न इंडिया को समाप्त किया जा सकता है, और यहीं से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे है कि जवाहरलाल नेहरू को लेकर के और कांग्रेस जो अधिवेशन है उससे संबंधित है। 1885 में मतलब जो कांग्रेस का जो निर्माण हुआ था उसी से ये प्रश्न पूछा गया है। क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? पूर्ण स्वराज, सोचिए, पूर्ण स्वराज की बात है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, तो आप पेन ले लिया जाए, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा 1929 में। देखिए 1929 में अभी जो हम पाकिस्तान के क्षेत्र में, मेरा जो लाहौर चला गया है, पहले हम लोग लाहौर वहाँ भी था, तो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। बात कर दिया जाए कि 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन, ठीक है, लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, लाल नेहरू ने किया था। और एक चीज़ और भी देखिएगा, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। ठीक है, इसी अधिवेशन की बात किया जाए तो इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात किया गया, पूर्ण स्वराज की बात किया गया। ठीक है, पूर्ण स्वराज की। लेकिन एक चीज़ और भी देखा जाता है, जैसे आप देखिएगा, कुछ और भी फैक्ट्स हम बताना चाहेंगे। जैसे कराची अधिवेशन देखेंगे तो बीपीएससी में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि भाई कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की, तो वहाँ पे कौन सा मांग हुआ था? तो देखिए, जब कांग्रेस आप पढ़ रहे होते हैं तो अधिवेशन कहाँ पे हुआ और कौन सा अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया, और उसकी जो विशेषता है, उसकी जो टिप्पणियाँ हैं उसे ज़रूर याद रखें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। जैसे कराची अधिवेशन की बात कर दिया जाए तो वहाँ पे मौलिक अधिकार की बात किया गया था। ठीक है, वहाँ पे यानी कि 1931 में हुआ था कराची अधिवेशन। क्या हुआ था? कराची अधिवेशन। और इसकी जो अध्यक्षता थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, पटेल साहब ने किया था। ठीक है, और यहीं पे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार की बात हुआ था। अगर बात कर दिया जाए कि कांग्रेस अधिवेशन में कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी इसकी अध्यक्षता नहीं किया था, तो उनका नाम है तिलक। हालांकि अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय आंदोलन में जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव समझिए के लीडर थे। और बात कर दिया जाए कि कांग्रेस की अध्यक्षता किसने, महात्मा गांधी ने कितनी बार किया, तो महात्मा गांधी की अगर बात कर दिया जाए तो मात्र एक ही बार किए, एक ही बार उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। ठीक है, एक ही बार उन्होंने किया था। और एक चीज़ देखिएगा, 26 जनवरी, इसी में थोड़ा सा देख लेते हैं, 26 जनवरी 1930 को
1930 को यानी कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा किया गया। इसी में 26 जनवरी 1930 को यानी कि जब ये लाहौर अधिवेशन हुआ था तो यही में घोषणा किया गया था पूर्ण स्वराज का, यानी कि जो स्वाधीनता दिवस होता है यानी कि प्रथम स्वाधीनता दिवस बनाने की घोषणा यहीं पे किया गया था। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला सवाल की तरफ चलते हैं, क्योंकि डिस्कशन तो बहुत हो जाएगा, जहाँ पे जो फैक्ट है वही डिमांड हो रहा है तो उसी की बात किया जाए। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। कहता है कि वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। क्या कहता है? भारतीय 1919 जो अधिनियम की बात यहाँ पे हो रहा है, देख लीजिए एक बार, भारतीय इतिहास से संबंधित है, भारतीय इतिहास से संबंधित है। एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, हालांकि इसका आंसर तो हो जाएगा, आप देख ही रहे हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। ठीक है, जालियांवाला बाग क्या हो जाएगा? त्रासदी हो जाएगा। एक चीज़ और देखते हैं, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था इसके पीछे बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है। जैसे मैं अगर बात कर दीजिए, हम लोग फैक्ट की बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट वाली नहीं थोड़ा, तो यहाँ देखिए 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हो जाती है। ठीक है, और यह घटना होती है अमृतसर में, और अमृतसर है पंजाब में। वहाँ पे कहा जाता है कि चिपलंकुर, ठीक है, और एक चीज़ और भी कहा जाता है, रोलेक्ट एक्ट के माध्यम से सरकार ने क्या किया था, उसने यानी कि लोगों को जनमत होने का और लोगों को इकट्ठा होकर के सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए बैन लगा दिया था। और मतलब समझिए कि अंग्रेज़ों के द्वारा ये लगा कि शायद उल्लंघन हो गया, और उन्होंने किसने, जनरल डायर ने, मतलब निहत्थे जो भीड़ थी यहाँ पे, जो बैसाखी के दिन में वो लोग राष्ट्रीय नेताओं को जो बंदी बना लिया गया था उनकी मांग कर रहे थे, और यही बात हुआ कि यहाँ पे जनरल डायर के द्वारा निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवा दिया गया, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, और ये हो जाएगा जालियांवाला बाग। ठीक है, और वो व्यक्ति जो थे जिनका नाम था जनरल डायर, पूछा जाता है, जनरल डायर नाम होता है। ठीक है, देखिए ये सारा चीज़ होता है, रोलेक्ट एक्ट हो गया, ये बात करें जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, इन सारी जो घटनाएं घटी भारत में, इन सारे घटनाओं से महात्मा गांधी का जो दिल था, इसके पहले की अगर बात कर दी जाए महात्मा गांधी को लेकर के, तो देखिएगा अंग्रेज़ी हुकूमत से और अंग्रेज़ी सरकार से इनको बहुत ही वफा, मतलब समझिए कि प्यार मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौट करके जब ये भारत आते हैं तो उस समय देखिएगा विश्व युद्ध चल रही होती है, और विश्व युद्ध में हमारे भारत के जो युवा हैं उन लोगों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके सेना में भर्ती हो जाइए और उनका सपोर्ट करिए। तब ये खुशी होकर के अंग्रेज़ी सरकार ने उनको हिंद केसरी की उपाधि दी, और भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी उनको कहा। लेकिन बात ये था कि जब रोलेक्ट एक्ट और 1919 में जो इतनी बड़ी घटना घट गई, जिससे उनका क्या हुआ, दिल टूट गया, और उन्होंने सीधे सीधे अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। और यही वजह था कि 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, चलिए हम लोग फिर से नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म किया जाए। आप लोग ज़रूर बनाइए, अगर आप लोग बनाएंगे तो लगेगा कि हाँ मतलब कंप्लीट हो रही है, और आपको खुद का मूल्यांकन करने में भी फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप मूल्यांकन करेंगे, एग्ज़ाम आपको देना है, आपकी तैयारी आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी कैसी है। और ये सब सारा प्रश्न देखिएगा बहुत ही हीटेड रहता है, हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे जैसे भी हो इसको घुमा के पूछे या इसी से प्रश्न बना करके अगला प्रश्न पूछ देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है? ठीक है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो वंदे मातरम गीत के रचनाकार देखिए क्या हो जाएंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। एक चीज़ देखते हैं हम लोग यहाँ पे, वंदे मातरम का क्या हो जाएगा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है, देखिएगा एक उपन्यास है जिसका नाम है आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ नाम है, एक उपन्यास है, उसका नाम है आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ हो जाएगा। तो एक चीज़ हम लोग देखते हैं, इसी उपन्यास में पता है क्या किया गया, राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम का उल्लेख किया गया। वंदे मातरम इसी में लिखा गया, यानी कि ये जो राष्ट्रीय जो गीत है
गीत है, इसी में इसका उल्लेख मिलता है, आनंद मठ में। ठीक है, और आनंद मठ की बात किया जाए तो 1882 ईस्वी में इसका रचना हुआ था। आनंद मठ का 1882 ईस्वी में क्या हुआ था? 1882 ईस्वी में ये इसका रचना हुआ था। ठीक है, और एक बात बता दें कि जब ये हमारे यानी कि पहला जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें भूमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। लेकिन 1886 की अगर बात कर दिया जाए, जो कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था, और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, और इसी दादा भाई नौरोजी ने ही अपने मन से प्रथम बार क्या किया था? यही राष्ट्रीय गीत का क्या हुआ? गान कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा, मतलब ये पहला ये था 1886 में, और ये हुआ था कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? नौरोजी ने किया था। हालांकि नौरोजी की अगर बात कर दिया जाए तो नौरोजी कांग्रेस की अध्यक्षता मात्र अभी 3 बार की, और कहा जाता है कि पहला पारसी व्यक्ति है जिन्होंने क्या किया था? अध्यक्षता किया था। हालांकि अगर बात कर दिया जाए कि उस समय के राष्ट्रीय और उदारवादी नेताओं की अगर बात कर दिया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण पर्सनालिटी दादा भाई नौरोजी का ही होती है। और दादा भाई नौरोजी का एक किताब है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी से भारत के लोगों को पता चला कि हमारी जो धन संपत्ति है या हमारे भारत में जो शोषण होता है, इसी में भारत के लोगों को समझ में आया। ठीक है, और उन्होंने कितना बार किया था? 3 बार किया था। ठीक है, चलिए अगला बार हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ओह माय गॉड, कट गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? एक बार देख लीजिए, इसको आप सभी लोग बनाएंगे। देखिए ये सारे कॉमन प्रश्न होते हैं। कॉमन प्रश्न से अगर आप गलती कर जाएंगे तो फाइट करने की संभावना और उम्मीद आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कॉमन जो प्रश्न होता है सभी लोग बनाते हैं। इसीलिए आप गलती मत करिए, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए सीरियस हैं और बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं, अगर लगता है कि आप एग्ज़ाम का ही मतलब समझिए कि तैयारी कर रहे हैं और इसके अलावा कोई लाइफ में कुछ भी नहीं है, तो एकदम सीरियस होकर के कॉमन प्रश्नों का कभी भी उत्तर गलत मत करिए, क्योंकि ये प्रश्न सारे लोग सही करते हैं और आप ही गलत कर देंगे तो फिर रिजल्ट से बाहर हो जाएंगे आप। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे देखिएगा इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात है। एक चीज़ कहा जाता है कि जो डफरिन है, डफरिन के दिमाग की उपज कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। क्या हो जाएगा? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, वायसराय जो है, ये डफरिन के दिमाग की उपज थी। ठीक है, चलिए वहाँ से थोड़ा देख लीजिए। वायसराय जो है ये डफरिन के दिमाग का उपज है। हालांकि कहा जाता है कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, दिन की अगर बात कर दिया जाए तो रविवार हो जाएगा। अगर कहा जाए कि कितना टाइम हो रहा था तो 12 बज रहा था, पूछा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि बम्बई में तेजपाल गोकुल दास जो विद्यालय है उसी में इनका निर्माण हुआ इसका। ठीक है, और ये जन्मदाता के रूप में अगर देखा जाए तो एओ ह्यूम को कहा जाता है। कांग्रेस का जन्मदाता जो है ह्यूम को कहा जाता है, ह्यूम को। ठीक है, अगर बात कर दिया जाए कि कभी कभी ह्यूम के बारे में कहा जाता है कि ये शिमला के संत के रूप में भी जाने जाते हैं। क्या हो जाएंगे? ये शिमला के संत के रूप में भी इनको जाना जाता है। अगर ह्यूम के बारे में कहा जाए तो ये स्कॉटलैंड के निवासी थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे। और एक चीज़ और देखिएगा, जिस तरीके से आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जब बन जाते हैं ऑफिसर तो सिविल सर्वेंट कहलाते हैं। तो यही जो भारत में जो अंग्रेजियत हुकूमत जो थी, जो हुक्मरान था यहाँ पे, उनकी जो शासन थी, उसी में एओ ह्यूम जो थे, एओ ह्यूम क्या थे? वो सिविल सर्वेंट से रिटायर हो चुके थे। अगर उस समय सिचुएशन इस तरीके से थी कि भारत के आंदोलन को किस दिशा में और कैसे ले जाया जाए, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। अगर दोनों पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक होता है तड़ित चालक का और दूसरा होता है सेफ्टी बल्ब का। ये कॉन्सेप्ट है, दोनों को अगर आप समझ जाते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उत्पत्ति समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके पीछे की जो सोच है, जो समझ है, जो मानसिकता है, जो एक उनका एक दृष्टिकोण है, वो सारा का सारा यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको होता है। तो यहाँ पे एक बात कर लिया जाए तो देखिएगा, इसका जो प्रथम जो अध्यक्ष बने उनका नाम था WC बनर्जी, जो मुंबई में अध्यक्षता हुआ था। ठीक है, तो देखिए इसका अध्यक्षता शुरू में पूना में होने वाला था, लेकिन पूना में अकाल पड़ गया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि कहा जाता है कि इस अध्यक्षता में लगभग 72 लोग शामिल थे, 72 लोग।
ठीक है। और एक चीज़ देखिए, कलकत्ता से मात्र 3 लोग ही शामिल हुए, 3 लोग ही शामिल हुए कलकत्ता से। और बात कर दिया है कि सबसे ज़्यादा शामिल कहाँ के हुए, तो 38 मुंबई से थे। ठीक है, मुंबई से कितना थे, मुंबई से बात कर दिया जाए तो 38 सदस्य इसमें शामिल थे, 38। ठीक है, थोड़ा सा नया पन्ना ले लीजिए, 38 थे। उसके बाद देखिएगा मद्रास की अगर बात कर दिया जाए, मद्रास की अगर बात कर दी जाए तो मद्रास से 21 हो जाएंगे। और बंगाल में मैंने बता ही दिया। अगर यूपी की बात कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर पंजाब की बात कर दिया जाए तो कितना हो जाएंगे, तो पंजाब में 3 हो जाएंगे। ठीक है। और एक चीज़ और भी देखने को मिलता है, ये देखिएगा जो एओ ह्यूम है, जिनको महामंत्री बनने का जो मतलब समझिए कि एक क्या कहा जाए, उनको जो अवसर मिला, अगर बात कर दिया यहाँ से तो 1885 से लेकर के आप देखिएगा 1907 तक, पता है क्या, आजीवन महासचिव और महामंत्री के पद पे विराजमान होते हैं। कौन, एओ ह्यूम। एओ ह्यूम क्या होते हैं, 1885 से लेकर के 1907 तक क्या होते हैं, महामंत्री, या ये कह सकते कि सचिव के जो पद होता है उस पर क्या करते हैं, ये विराजमान रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा अगर और देखना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो ज़्यादा ही हो जाएगा, इसलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय, आप ज़रूर इसको बनाइए, आप बनाते चलिए और कुछ डिस्कशन भी देख लीजिए और कोशिश करिए कि आप भी इसको पढ़िए। अगर आप इसको अच्छे से तरीके से करेंगे, और ज़रूर जब भी आप सेट बना रहे होते हैं तो सीरियस हो जाइए, क्योंकि देखिए आप 1 साल ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन 1 साल का परिणाम आपको 2 घंटे में मिलता है। आप 2 घंटे में जो खेलते हैं वही आपका अपना टाइम होता है, उसमें किसी को शामिल मत करिए। कोई भी ऐसा हो जाए कि दिमाग में कोई भी ऐसा नहीं चले। जब आप सेट बना रहे होते हैं या अभी आप हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, तो मेरा बनता है कि भाई आप कम से कम मोबाइल से और कुछ चीज़ों से दूर रहें। जब बना रहे हैं 26 प्रश्नों का, तो एकदम 26 प्रश्न बना करके ही उठिए, ताकि कम से कम ये आदत बनी रहेगी। पता है आदत बहुत अच्छी बात होता है, बहुत ख़राब बात होता है। अगर जैसे देखते हैं, आप सोचते होंगे कि आईआईटीएन जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं, वो जल्दी पीसीएस फाइट क्यों करते हैं, टॉपर्स भी क्यों होते हैं। पता है उनके अंदर आपसे बेहतर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक चीज़ है, उनको जो कंटिन्यूटी बना कर रखते हैं, वो लगातार और प्रतिदिन 10 घंटा ज़रूर पढ़ते हैं, क्योंकि उनके आदत में वो सारी चीज़ें शुमार होती है, आपकी आदत में वो नहीं है। और जब भी वो पढ़ते हैं तो एकाग्रता होती है, क्योंकि उनको बैठने की आदत होती है, आपको बैठने की आदत नहीं होती। अगर 2-3 शिफ्ट में 4-4 घंटा या 3-3 घंटा बैठ के देखिए, तो 6 महीना में कोई भी रिजल्ट, चाहे आईएएस यूपीएससी क्यों ना हो, आप ही कंप्लीट करेंगे। लेकिन नहीं हो पाता है, लगातार 3-3 घंटा 4 बार बैठ के देखिए, 6 महीने तक करके देखिए। 6 महीने में आपका आत्मा खुद कहेगा कि मैं ही इसके लिए बना हूँ। लेकिन लोग नहीं कर पाते। कहने के लिए तो बहुत है, हमारे यहाँ स्टूडेंट बहुत सारे आते हैं, लोग तो एनसीईआरटी का क्लास भी करते हैं और करवाते भी हैं। मैं नहीं करवाता। मैं जितने भी हमारे यहाँ स्टूडेंट आते हैं, मैं सीधे बोलता हूँ कि पहले 6 महीने तक जा कर के, या 4 महीने तक जितनी कैपेसिटी है तुम्हारे अंदर, उसे कंप्लीट करो, उसका सेल्फ स्टडी करो। उसके बाद स्टार्ट होता है बीपीएससी की और यूपीएससी की रियलिटी पढ़ाई। ठीक है, हम पढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले उनको अध्ययन करवाते हैं कि भाई आप अपने रूम पे सेल्फ स्टडी सबसे पहले करिए। क्योंकि बात ये है कि आप अच्छी एकेडमी से आते नहीं हैं, आप बिहार के बहुत सारे, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत होता है। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ आकर के आप फंसिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं एनसीईआरटी का क्लास में एडमिशन करवा लेंगे। कोई इंस्टीट्यूट भी समझिए कि इंस्टीट्यूट भी चलाता है एनसीईआरटी का क्लास। तो 6-7 क्लास का, 8th 9th के 10th का एनसीईआरटी का क्लास चलाना मुझे नहीं लगता कि अच्छा होगा। ठीक है, और फाइट करने वाले बिल्कुल नहीं जाते। देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, अगर ऐसे क्लास चल रहा होगा तो भीड़ बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन एक भी रिजल्ट बिल्कुल नहीं आता है। चलिए हम लोग देखते हैं, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए हैं। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में क्या है, जाने गए हैं। तो ये देखिए क्या होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनके बारे में कहा जाता है सीमांत गांधी के रूप में, खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में। ठीक है, तो चलिए ये हो जाएंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे। तो थोड़ा सा अगला देख लेते हैं,
क्योंकि टाइम थोड़ा सा ये है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ये बार बार पूछा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। और एक चीज़ और भी देखने को मिलता है, जब द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रही थी तो 1919 से लेकर यानी कि 39 से लेकर के 48 तक जो हुआ, तो उसमें देखिएगा उसमें पूछा जाता है उसी समय में कि ये तो ब्रिटेन के यानी कि ये आपके मतलब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होंगे, ब्रिटेन के, तो अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन था इस समय में। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट पूछा जाता है यहाँ पे कि इस समय अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसका नाम क्या है, अमेरिका का राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो अमेरिका का राष्ट्रपति इसमें कौन हो जाएगा, तो देखिएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हो जाएगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अगर डी रूजवेल्ट भी अगर आप याद रखते हैं तो इससे भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है। ये पूछा जाता है इस समय यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रही थी, यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध चल रही थी, तो इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो ब्रिटेन का प्रधान हो जाएंगे विंस्टन चर्चिल हो जाएंगे, ठीक है, विंस्टन चर्चिल हो जाएंगे। और बात किया जाए कि अमेरिकी का प्रेसिडेंट कौन था, तो ये कौन हो जाएगा, रूजवेल्ट हो जाएगा। और एक चीज़ और भी देखते हैं यहाँ पे जो बहुत ही कमाल का चीज़ है, अगर आप मेन दिए होंगे तो मेन में आपको पढ़ने को मिलेगा। आपको पता है ये द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम क्या होता है। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम ही संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्थापना है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्थापना है, संयुक्त राष्ट्र संघ का, यही होता है इसका परिणाम। और ये देखा जाए तो ये द्वितीय विश्व युद्ध का बहुत अच्छा खूबसूरत योगदान भी कहा जा सकता है, ठीक है। ये सबसे खूबसूरत और ये कह सकते हैं कि इसका योगदान कहा जा सकता है, ठीक है। अगर बात कर लिया जाए यहाँ पे कि मित्र राष्ट्रों के द्वारा अंतिम रूप से किस कंट्री को हराया गया, तो देखिएगा अंतिम रूप से किस कंट्री को हराया गया, देखिएगा अमेरिका ने अटैक कर दिया था किसको, जापान पे, और जापान बेचारे हार गए। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अगला प्रश्न कहता है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है, ठीक है। सिंधु सभ्यता क्या हो जाएगा, 8 का क्या हो जाएगा, एक बार देखिए। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आता है, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा 8 का क्या हो जाता है, तो 8 का आपका देखिएगा ये हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, आधे ऐतिहासिक काल। देखिए आधे ऐतिहासिक काल पहले समझते हैं कि किसको कहते हैं। जैसे माना कि हमने जैसे यहाँ पे पढ़े लिखे होने का प्रमाण मिलता है, लेकिन बात यह है कि जो लेख है, जिस लेख को अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया, इसे नहीं पता चल पाता है। यानी कि लेख यानी कि जो उसका जो मुद्रा है, या ये कह सकते हैं कि उनकी जो लेखन कला जो है उसको पठनीय होने की वजह से क्या कहा गया, इसको आधे ऐतिहासिक काल कहा गया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और भी यहाँ पे देखते हैं, इस ऐतिहासिक काल को या तो हड़प्पा काल के नाम से भी जानते हैं, मोहनजोदाड़ो के नाम से भी जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के भी नाम से जानते हैं, और ये कहें तो काश्ययुगीन सभ्यताओं के नाम से भी इनको जानते हैं, ठीक है। और ये है क्या हो जाएगा, आधे ऐतिहासिक काल, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि इसके काल की, अगर हम लोग डिवाइड की बात करें तो देखिएगा, देखिए काल निर्धारण के क्रम में बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग अपना काल और डिसाइड किया है, लेकिन सबसे बेहतर जो आप अगर बात करें तो देखिएगा 2350 से लेकर के बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक क्या है, इसके काल का निर्धारण किया गया है। क्या किया गया, काल का निर्धारण किया गया। लगभग कितने वर्षों तक, 600 वर्षों तक, लगभग 600 वर्ष तक क्या किया, यह जो सभ्यता थी ये मतलब फली फूली। और एक चीज़ और भी होता है कि हड़प्पा सभ्यता अगर आप पढ़ रहे होते हैं तो देखिएगा हड़प्पा सभ्यता का पतन पूछता है, नहीं कि संस्कृतियों का। सभ्यता और संस्कृति में दोनों अंतर होता है, इसलिए देखिएगा जब भी आप मेन कर रहे होते हैं तो हमको सबसे पहले पीटी की अगर बात कर दिया जाए तो हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में पढ़ना होता है। और अगली बात अगर देख लिया जाए तो हड़प्पा सभ्यता का जो हड़प्पा सभ्यता की अगर बात कर ली जाए यहाँ पे, तो हड़प्पा सभ्यता में एक चीज़ और भी देखने को मिलता है। सबसे पहले जो सवाल है पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन, यानी कि पतन पूछता है कि इसका, सभ्यता का, संस्कृतियों का नहीं। तो संस्कृतियाँ हमेशा ये विराजमान ही रहती हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे से दूसरे भागों में क्या होता है, भटक जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि
800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? क्या कहता है कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो 9 का क्या हो जाएगा? तो 9 का देखते हैं, सूत्र युग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूत्र युग हो जाएगा। ज़रूर आप बनाइए, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस ही सब कुछ है। जैसे अगर मेंस की तैयारी आपको करना है तो जितना आंसर लिखना है लिखिए, यही चीज़ें आपको बेहतर बनाएगा। और उसी तरह पीटी है, पीटी में 2 महीना टाइम आपके पास है, 2-2.5 महीना। जितना हो सके आपने सिलेबस को रिवाइज़ करिए, रिवाइज़ करने का टाइम है, और उसके बाद सेट को बनाया करिए। जितना भी क्वेश्चन आपसे बन जाए मूल्यांकन खुद करिए कि अभी हम कितने पानी में हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है बुगाजकाई का महत्व इसलिए है कि क्या? इसलिए है कि बुगाजकाई का क्या है? महत्व है इसलिए है कि क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 10 का। तो यहाँ पे देखिए 10 का ये आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। कहता है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। देखिए एशिया माइनर के बुगाजकुई नामक स्थान पर, एशिया माइनर के बुगाजकुई नामक स्थान पर अगर इस अभिलेख की बात कर दिया जाए तो यहाँ पे देवी देवताओं की जो बात किया है वरुण, नाशत, मित्र, और ये देख लीजिए, इस पे लिखिए दिया जाए। देखिए इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपको हो जाएगा इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्य। ये हो जाएगा नाशत्य। ये जो देवी देवता है, इसी देवी देवता का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, और एक चीज़ इसमें देखते हैं इसमें कहा जाता है कि एक राजा है, यानी कि 2 राजाओं के बीच में जो संधि होती है उसी के बारे में वर्णन किया गया। एक राजा है हिदयत। चलिए एक राजा की बात कर दी जाए। कहा जाता है इसमें कहा गया है कि हिदयत राजा और दूसरा मितानी राजा के बीच, यानी कि मितानी राजा के बीच क्या है? एक संधि का वर्णन किया गया है। ठीक है, एक संधि का वर्णन किया गया। क्या है? हिदयत राजा और मिदतानी। देखिए मितानी राजा, एक हिदयत राजा है और दूसरा मितानी राजा है, दोनों के बीच में जो संधि है उसी के बारे में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, और एक चीज़ और भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर इसका हम लोग बात कर दिया जाए तो देखिएगा इसका अगर डेट की बात किया जाए तो देखिए 1400 BC का यह क्या है? एक संधि पत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक संधि पत्र हो जाएगा। ये वाला हो जाता है, संधि पत्र हो जाता है। ठीक है, और एक चीज़ देखिएगा इसमें वैदिक देवी देवताओं का जो वर्णन है, वरुण, इंद्र, मित्र, वरुण, नाशत्व, ये बहुत बार पूछा गया है। एशिया माइनर स्थित बुगाजकुई नामक स्थान से इस अभिलेख की प्राप्ति हुई, और इसी अभिलेख में जो वैदिक देवी देवताओं का जो वर्णन हम लोग को देखने को मिला, जिसमें इंद्र, वरुण, नाशत्य और मित्र, इनको जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, और 1400 BC का है, और कहा जाए कि डायरेक्ट एक ही शब्दों में अगर इसका उल्लेख करें तो ये क्या हो जाएगा? एक संधि पत्र हो जाएगा, जो 2 राजाओं के बीच में संधि का उल्लेख और वर्णन करता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र की बात कर दिया गया, किस पुस्तक में मिलता है गायत्री मंत्र? तो देखिए ये हो जाएगा आपको भगवत गीता में। ये क्या हो जाएगा? तो भगवत गीता में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 का क्या हो जाएगा? भगवत गीता में हो जाएगा। एक चीज़ ये देखिएगा, कहा जाता है कि आर्यों का सबसे प्राचीन पुस्तक का नाम क्या है? तो आर्यों की सबसे प्राचीन पुस्तक की अगर बात कर दी जाए तो देख लीजिएगा, इसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद हो जाता है। अब ऋग्वेद हो जाता है सबसे प्राचीन माना जाता है। तो इसमें देखिएगा 10 मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 मंडल हो जाएगा। ये सबसे प्राचीन है, और इसमें 10 मंडल हो जाता है, 10 मंडल। और बात की जाए कि 1028 क्या हो जाएंगे? 1028 क्या हो जाएगा? सूक्त हो जाएगा। 1028 सूक्त हो जाता है। ठीक है, और 10,580 जो है, 10,500 जो 80 है, 10,500 जो 80 है, क्या होगा? ऋचाएँ हो जाती है, इसकी ऋचाएँ हो जाती है। ये पूछा जाता है। और देखिए ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं उनकी रचना सब कोई अलग अलग किया था। ठीक है, और देखिएगा जो 2 से लेकर के 8 तक जो मंडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार पूछा जाता है कि द्वितीय मंडल का रचनाकार कौन है, तीसरा का कौन है, चौथा का कौन है, 5वां का कौन है। चलिए एक बार हम आपको करा ही देते हैं। तो अगर देखते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ पे अगर बात हम लोग कर लिए जाए तो ये देखिएगा ग्रीवी व
भावक। ये देखिए एक ट्रिक है, हम लोग जब यूपीएससी दे रहे थे ना, यूपीएससी के समय में, तभी हमने इसको बनाया था। यानी कि 2 से लेकर के 8 तक याद करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो अगर बात कर दिया जाए कि दूसरा का कौन हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा गृत्सम्मद हो जाएंगे, गृत्सम्मद, ठीक है। अगर तीसरा का बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएंगे, विश्वामित्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, विश्वामित्र हो जाएंगे। ये मंडल की बात करते हैं, मंडल के जो रचनाकार है, दूसरा मंडल का रचनाकार गृत्सम्मद हो जाएगा, और तीसरा का बात की जाए तो विश्वामित्र हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह चौथा की बात कर दी जाए तो क्या हो जाएगा, वामदेव हो जाएंगे, वामदेव, ठीक है, वामदेव हो जाएंगे। उसी तरह अगर पांचवा की बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, अत्रि हो जाएंगे, अत्रि हो जाएंगे। फिर छठा की अगर बात कर दिया जाए तो भार्गव हो जाते हैं, भार्गव, ठीक है, भार्गव हो जाते हैं। और यहाँ पे सातवां की अगर बात कर दी जाए वश, तो ये हो जाएंगे वशिष्ठ हो जाएंगे, वशिष्ठ हो जाएंगे। और उसके बाद आठवां की अगर बात कर दी जाए तो कौन हो जाएंगे, कन्नव हो जाएंगे, ठीक है। ये सारा चीज़ें हैं, आपको याद रखना होगा कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां के जो मंडल हैं, ऋग्वेद को जो मंडल हैं, उसमें किन किन लोगों का योगदान रहा है, उसके रचनाकार कौन है, पूछा जाता है, ठीक है। जैसे बहुत बार पूछा गया है कि तीसरा मंडल के रचनाकार कौन है, तो विश्वामित्र हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि सबसे जो अंतिम, चलिए आगे इसका चर्चा करना ही है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि संगम युग में उरायूर किस लिए विख्यात था, ठीक है, देख लीजिए एक बार क्या कहता है। कहता है कि संगम युग में उरायूर किस लिए क्या था, विख्यात था, किस लिए विख्यात था। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए कहता है कि कपास के व्यापार के लिए, क्या कहता है, कपास के व्यापार का ये महत्वपूर्ण केंद्र था, कपास का व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है। ये हो जाएगा आपका उरायूर जो है, उरायूर ये कपास के व्यापार के लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ लिखा जाता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग बात कर ले तो देखिएगा कहा जाता है कि यहीं से, यानी कि उरायूर से एक मलमल है, अस्गट्रिक नाम है उसका, अस्गट्रिक नामक जो एक मलमल है, नामक एक मलमल है, यहीं से ज़्यादा व्यापार होता था। एक चीज़ बताते हैं, भारत में जो मलमल के लिए यूरोप के जितने भी महिलाएं थी बहुत ही पागल हो गई थी, दीवानी हो गई थी। भारत का मलमल वाकई में काफ़ी ही, मतलब समझिए कि सूती कपड़ों के लिए, मलमल के लिए, और जो मतलब कहते हैं कि गोल की जो मिर्च की जो मसाला है जो केरला वगैरह में अभी मिलता है, उसके लिए यूरोप के लोग बहुत ही ज़्यादा क्या थे, मतलब समझिए कि आशिक थे उसके, ठीक है। और यहीं पे उसका क्या होता है, अस्गट्रिक नामक मलमल का उल्लेख आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और देखिएगा जो उरायूर है, उरायूर जैसे वहाँ पे जो लिखा हुआ था, उरायूर की बात कर दिया जाए तो देखिएगा, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में इसका उल्लेख और इसका चर्चा किया गया है उरायूर का, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में इसका वर्णन किया गया है, किसका, उरायूर का, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। क्या कहता है, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर क्या है, मौन है, गौन है, कुछ नहीं बोल पा रहा है। तो 13 का क्या हो जाएगा, अगर 13 की बात कर दिया जाए तो 13 का आंसर क्या हो जाता, मिलिंद पन्हो हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा मिलिंद पन्हो। एक चीज़ और भी देखते हैं हम मिलिंद पन्हो के बारे में। देखिए मिलिंद जो पन्हो, यहाँ पे जो हम आंसर देख रहे हैं, मिलिंद जो पन्हो है, इसका जो आंसर हम लोग देख रहे हैं, देखिए ये हिंद यवन, यहाँ देखिए हिंद यवन के बीच में जो उल्लेख किया गया है, मतलब कहते हैं कि हिंद यवन के बीच में जो वर्णन किया गया है वार्तालाप का, तो बात कर दिया जाए, अगर हिंद सम्राट की बात की जाए कि यवन सम्राट की बात की जाए, तो देखिएगा बात करते हैं यहाँ पे यवन का, अगर बात कर दिया जाए, यहाँ पे यवन का बात कर दिया जाए तो यवन शासक जानते हैं कौन है, मिनांडर होता है, मिनांडर होता है, मिनांडर। और बात कर दिया है कि अगर हिंद का, तो देखिएगा हिंद में, हिंद का मतलब भारत होता है, यहाँ पे एक बौद्ध भिक्षु थे, बहुत ही फेमस थे, जिनका नाम थे नागसेन।
क्या नाम था, नागसेन नाम था। इन दोनों के बीच में जो वार्ता है ना, इन दोनों के बीच में जो वार्ता है, इसी का वर्णन किया गया है। किसने किया? मिलिंद पन्हो में किया गया था, मिलिंद पन्हो में, ठीक है। और मिलिंद पन्हो जो है ना, एक ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा गया है, ठीक है। कौन सा भाषा में है? तो पाली भाषा में है, पाली भाषा में, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। हिंद यवन के बीच में जो वार्तालाप है, उसी के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। और हिंद की बात कर दे तो जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो भारत में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे, जिनका नाम था नागसेन, ठीक है, नागसेन। और दूसरा बात है कि यवन जो शासक थे, जिसका नाम था मिनांडर, इन्हीं के बीच में ये वार्ता आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, क्या कहा है कि स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो ये क्या हो जाएंगे? तो ये देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 14 का आपका हो जाता है डी, भाब्रू स्तंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाब्रू स्तंभ हो जाएगा, भाब्रू। एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं, भाब्रू स्तंभ में देखिए, भाब्रू स्तंभ में धम्म का उल्लेख किया गया है। भाब्रू स्तंभ में धम्म का उल्लेख किया गया है कि धम्म के बारे में बताया गया है। और धम्म कहा जाता है कि अशोक सम्राट ने धम्म को जब अपनाया, तो एक चीज़ और भी हमको कभी कभी याद आता है, जब भी धम्म की बात आती है तो मुझे याद आता है, हमें बीपीएससी के इंटरव्यू में यही पूछा गया था कि धम्म का एक लाइन में मतलब धम्म क्या है, तो मैंने नैतिक आचार संहिता बोला था। तो एक चीज़ देखिएगा, गौतम बुद्ध ने जिस नैतिकता की बात उन्होंने किया था, जिस धर्म के माध्यम से समाज को सुधारने की बात की थी, अशोक सम्राट जब गद्दी पे बैठते हैं तो उसी नैतिकता को क्या करते हैं? फैलाते हैं। वो चाहते हैं कि नैतिकता समझिए कि विज्ञान पे आधारित है, लोगों को कल्याणकारी भावनाओं से ही इसको बनाया गया है। और यही वजह था कि उन्होंने इस धर्म को क्या किया? अपना लिया। और इसी धम्म की चर्चा भाब्रू में मिलता है। क्या मिलता है? धम्म की मिलता है। और एक चीज़ और देखते हैं, अगर यहाँ पे अगर बात कर दिया जाए तो यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं एक चीज़ है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये 3 चीज़ें हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि। अच्छा एक चीज़ और भी है, इसका वर्णन किया गया है, जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, ये 3 का उल्लेख आपको भाब्रू में मिलेगा। देखिए सबसे ज़रूरी ये चीज़ें हैं जानना कि जैसे बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सबसे पहला एक ही बात कहा था, बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ समझ लीजिए। क्योंकि देखते कहा जाता है कि जब आप दुनिया के सारी समस्याओं से बहुत ही ज़्यादा ग्रसित हो जाते हैं, जब आपको ये लगता है कि शायद हम अपने जीवन में कुछ प्रकाश की तरफ नहीं हमारी नज़रिया जा रही है, या ये सोचते हैं कि आपके सारे दुखों का कारण क्या है और उन सारे दुखों से निजात होने का जो मंत्र है, वही मंत्र इन्होंने कहा था, बुद्धम शरणम गच्छामि। उन्होंने ये कहा था कि जब तुम्हें तकलीफ़ हो जाए, जब तुम्हारे ज़िंदगी निराशा की तरफ जाने लगे, जब तुम्हारा जीवन अंधकार हो जाए और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कोई सोर्स नहीं है, तो किसी भगवान के शरण में मत जाना, तुम मेरे पास भी मत आना। तुम्हें जाने की ज़रूरत कहाँ पे है? ज्ञान के शरण में जाने की ज़रूरत है। इसलिए ये पहला शब्द का अर्थ होता है बुद्धम शरणम गच्छामि। तुम्हें सारी तकलीफ़ों से मुक्ति मिल सकती है अगर तुम्हें ज्ञान के शरण में अगर गए हो तो। क्योंकि हम लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और दारोगा बनना है, तो सबसे ज़रूरी क्या है? आपको ज्ञान की ज़रूरत है। आपको कंपटीशन में होने वाले जो प्रश्न हैं, जो सब्जेक्ट है, उसका नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें था। चलिए इसमें थोड़ा सा डिस्कशन भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये 2 चीज़ें हम लोग को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं मास्की और गुर्जरा अभिलेख में क्या है? मास्की और गुर्जरा अभिलेख में क्या है? मास्की एंड गुर्जरा अभिलेख की बात कर दिया जाए तो मास्की और गुर्जरा में देखिएगा, मास्की और गुर्जरा में पता है इनका नाम खुद का अशोक होता है। क्या होता है? अशोक होता है, अशोक, ठीक है, अशोक होता है। और एक चीज़ और भी देखें कि अशोक को प्रियदर्शी के नाम से भी जानते हैं। एक बार की बात हुआ कि उन्होंने अपनी पत्नी से सज धज करके बेचारे अपनी पत्नी के पास गए और बोला कि देखो मैं देखने में कैसा लग रहा हूँ। तो बेचारी वो क्या थी कि सच बता दी, क्योंकि देखने में उतना खूबसूरत तो नहीं थे। भले दुनिया के वर्क की वजह से, काम की वजह से उन्होंने जो समाज के लिए जो किया, वो समाज के लिए जो कर दिया, प्राचीन भारत के इतिहास में, चाहे मेडिवल इंडिया के इतिहास में, चाहे मॉडर्न इंडिया के इतिहास में, अशोक सम्राट इतना कोई नहीं किया है। सिर्फ वो पैदा हुए थे जनता के लिए। उन्होंने कहा था कि मेरे 24 घंटा जो दरवाज़ा है सिर्फ जनता के लिए तैयार। अगर जनता से संबंधित कोई भी आदमी अगर उनके दरबार में आता था, कहा जाता है कभी खाली लौट के नहीं गया, ठीक है। और उनको क्या हुआ कि जब अपनी पत्नी से पूछा कि देखो मैं देखने में कैसा लग रहा हूँ, तो बोल दी कि भाई आप तो देखने में उतनी खूबसूरत नहीं है। तो इस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया और उसने क्या हुआ कि जो
क्या उसको बोलते हैं, तेजाब। तेजाब मतलब समझिए कि अपने पत्नी के मुंह पे ही डलवा दिया और उसने कहा कि पूरी दुनिया हमें प्रियदर्शी कहता है कि तुमको इतनी हिम्मत कैसे हो गई हमें ये बात कहने का। ठीक है, तो देखिएगा मास्की और गुर्जरा में इनका नाम क्या मिलता है, अशोक मिलता है। ठीक है, और पुराणों की बात कर दिया जाए, पुराण की अगर बात कर दिया जाए पुराण की, तो इसमें मिलता है अशोक वर्धन। क्या मिलता है, अशोक वर्धन नाम मिलता है, अशोक वर्धन नाम मिलता है। ठीक है, अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे रोमिनदेई में, अगर बात कर दिया जाए रोमिनदेई अभिलेख में, तो देखिए रोमिनदेई अभिलेख जो है, रोमिनदेई जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोमिनदेई अभिलेख देखिए ये लुम्बिनी में है और कहा जाता है कि जब यहाँ पे अशोक सम्राट जब गए हुए थे यहाँ पे, तो उन्होंने कर को क्या कर दिया था, कम कर दिया था। और ये देखिए इसी में आर्थिक नीतियाँ, इसमें आर्थिक नीति का वर्णन किया गया है और कर का, टैक्स का भी बात किया गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब चीज़ें। चलिए ठीक है, अगला हम लोग करते हैं, क्योंकि डिस्कशन ज़्यादा देने से लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप भी परेशान हो जाएंगे कि सर आप ज़्यादा ही करा दिए। चलिए क्या है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव, देखिए क्या कहता है कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था, पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। 15 क्या कहता है, पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। तो ये देखिए ये हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा। देखिए रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है ये शख्स आ सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ कहा गया है कि रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है इसमें 4 सम्राटों का वर्णन किया गया है। अगर बात कर दी जाए तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में ही सुदर्शन झील का वर्णन किया गया है और सुदर्शन झील के निर्माण से संबंधित ही यहाँ पे 4 सम्राटों का जिक्र किया जाएगा। अगर आप जानना चाहेंगे तो चलिए हम आपको बताते हैं। ये हो गया रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, ये हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख हो जाता है। ठीक है, इसमें देखिए 4 सम्राटों का वर्णन किया गया, पूछा गया है बहुत बार। तो सबसे पहले कौन हो जाएंगे, सबसे पहले हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सुदर्शन झील का क्या किया था, निर्माण किया था। ठीक है, इसके बाद इनके जो पोता हैं, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनका बेटा का नाम है बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र का नाम है अशोक सम्राट। तो दूसरा सम्राट का जो वर्णन है वो है अशोक सम्राट का वर्णन है, अशोक सम्राट का। और बात कर दिया जाए जो तीसरा सम्राट है वो स्कंदगुप्त का नाम होता है, स्कंदगुप्त का नाम होता है। और चौथा जो है वो है रुद्रदामन का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये आपको 4 जो आपको दिख रहा है इसका वर्णन हुआ, यानी कि सुदर्शन झील के निर्माण में। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये आंसर आपका हो जाएगा 16 का बी, हिंद यूनानी शासक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हिंद यूनानी शासक की बात यहाँ पे होती है और ये हो जाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। हिंद यूनानी शासकों की अगर बात कर दिया जाए तो एक चीज़ और भी देखते हैं कि जैसे भागवत संप्रदाय हो जाएगा। तो भागवत संप्रदाय के जो प्रणेता है उनका नाम क्या हो जाएगा, वासुदेव नाम हो जाएगा। और कहा जाता है भागवत संप्रदाय के जो सर्वोच्च जो नेता थे या सर्वोच्च भगवान की अगर बात कर दी जाए तो क्या हो जाएंगे, वासुदेव हो जाएंगे, जिनकी चर्चा हम लोग बाद में उसी व्यक्ति का नाम कृष्ण के तौर पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसका डिस्कशन भी देख लिया जाए। कहता है इसमें कि भागवत संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया था, भागवत संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया था, भागवत संप्रदाय का। तो ये देखिए ये नाम हो जाता है वासुदेव का नाम होता है। ठीक है, भागवत संप्रदाय का क्या हो जाएगा, वासुदेव का नाम हो जाता है। और देखिए इनकी पहचान, कहते हैं कि इनकी जो पहचान है ये विष्णु से होती है। किससे होती है, विष्णु से होती है। ठीक है, वासुदेव की पहचान किससे होती है, विष्णु से होती है। और कहा जाता है कि वासुदेव को भागवत धर्म का सर्वोच्च माना गया है। भागवत जो धर्म है उसका सर्वोच्च नेता माना जाता है, या सर्वोच्च भगवान भी बोल सकते हैं, सर्वोच्च भगवान इनको बोला जाता है। और ये भागवत संप्रदाय की जो वासुदेव का जो पहचान है वो विष्णु भगवान से किया गया। किससे किया गया, विष्णु भगवान से किया गया। ठीक है, और एक चीज़ और भी देखते हैं यहाँ पे ये जो भागवत धर्म की जो संपूर्ण जानकारी हमें जो मिलती है भागवत की, वो भगवत गीता से मिलती है, भगवत गीता से मिलती है। और देखिए एक चीज़ और भी है, यो गीता का हमारे हम लोग हिंदू समाज के जो लोग हैं वो लोग क्या मतलब उसको सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। और इसी गीता को महात्मा गांधी ने अपनी माँ कहा था। ठीक है,
इसी भगवत गीता को। क्या कहा था? भगवत गीता को महात्मा गांधी ने क्या कहा था? माँ कहा था, ठीक है। और इसका सारा का सारा वर्णन आपको भगवत गीता में देखने को मिलता है। और एक चीज़ और भी देखते हैं, कृष्ण का सर्वप्रथम जो उल्लेख है, जैसे कृष्ण भगवान का जो हम लोग देखते हैं, कृष्ण का सबसे पहला जो उल्लेख है वो छांदोग्य उपनिषद में है। कृष्ण का जो पहला उल्लेख है, जैसे मान लीजिए कि कृष्ण का जो पहला उल्लेख की बात कर दिया जाता है वो हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन होता है। उपनिषद में इसका वर्णन किया गया था, छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। और एक चीज़ देखिए यहाँ पे देखने को मिलता है एक चीज़ और भी है, जैसे भागवत गीता हो गया, तो भागवत गीता में क्या बोलते हैं, भागवत गीता की अगर बात कर दिया है तो देखिएगा यहाँ पे यानी कि कृष्णावतार का वर्णन मिलता है। भागवत गीता में कृष्ण का अवतार होगा, या कृष्ण का अवतार तो ऑलरेडी हो करके ख़त्म हो गया, उसके बारे में वर्णन मिलता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल, डी हो जाएगा आंसर, मखली गोसाल हो जाएगा डी आंसर। और एक चीज़ देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो नास्तिक संप्रदाय उभर रही थी, जिसमें बुद्ध जैन महत्वपूर्ण है, उनके साथ साथ 6 संप्रदाय और भी थे जिनको बारे में कहा जाता है। देखिए मखली गोसाल के अगर बारे में बात किया जाए तो जो महावीर हैं, यानी कि जैन धर्म के जो मतलब जो महावीर हैं, उनके ये साथी, उनके ये मित्र हैं। कहा जाता है कि इनका जो मतलब समझिए कि श्रद्धा और भक्ति था, नियतिवाद से भी था, और जैन धर्म के संप्रदायों से भी इनका संबंध भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। किनका? मखली गोसाल का। और ये मखली गोसाल की तरह आजीवक संप्रदाय का अगर बात कर दिया जाए कि देखिएगा अशोक सम्राट ने यानी कि मौर्य साम्राज्य के समय में ये आजीवक संप्रदाय की बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रतिष्ठा बन गई। अगर देखते हैं कि बराबर की पहाड़ियों में, नागार्जुनी पहाड़ियों में जो वहाँ पे पहाड़ियों को काट करके जो गुहा बनाया गया, वो सब सौंप दिया, किनको सौंपा गया? आजीवक संप्रदाय को ही सौंप दिया गया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा क्या किया गया? आजीवक संप्रदाय को ही सौंप दिया गया, ठीक है। और आजीवक की अगर बात कर दी जाए तो आजीवक का उल्लेख पतंजलि ने भी किया है, ये इंपॉर्टेंट है। आजीवक का जो उल्लेख है, आजीवक का उल्लेख जो है वो पतंजलि ने भी किया है। पतंजलि ने भी क्या किया है? पतंजलि ने भी किया है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मण को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ठीक है, 18 नंबर सवाल है। क्या कहता है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? देखिए यहाँ से पूछा जाता है गुप्त काल को क्या स्थापत्य कला का स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं? अगर बात किया जाए कि मंदिरों का उल्लेख सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलना शुरू हुआ, तो देखिए गुप्त काल में बहुत सारे सम्राटों ने मंदिरों का निर्माण बहुत ही धड़े से, बहुत तेज़ी से इन्होंने ये विकास कराई थी। इसीलिए देखिएगा क्या कहता है कि मंदिरों का और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। देखिए जब मंदिर जहाँ पे होगी वहाँ ब्राह्मण का संबंध होगा, क्योंकि ये जो ब्राह्मण जो धर्म होता है, ये जो धर्म भारत का एक्चुअली, खैर इतिहास पढ़ाएंगे तो लोगों को बुरा लग जाता है, तो ये चीज़ें हैं। ये जो ब्राह्मण धर्म और मंदिर का संबंध बहुत ही यानी कि क्या कहा जाए, पति पत्नी का संबंध हो जाता है, उसके बगैर ये रह नहीं सकते हैं, ठीक है। और भारत को अगर कहा जाए कि भारत को सबसे ज़्यादा अगर पूरी दुनिया के सामने अगर सबसे ज़्यादा कमज़ोर बनाया गया तो यही एक तकनीक थी, क्योंकि बात ये थी कि जहाँ पे धर्म ज़्यादा काम करने लगता है, जहाँ पे लोग मंदिरों की तरफ ज़्यादा रुख करने लगते हैं, वहाँ पे भारत के सामाजिक का विकास क्या होता है, रुक जाता है। ये कहा गया। इतिहास अगर आप पढ़ेंगे, प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें आपको दिख जाएगा। और आप देखिए केसी श्रीवास्तव का एक बुक है प्राचीन भारत का इतिहास, इतना मोटा बुक है। जब हम लोग यूपीएससी की तैयारी करने गए थे तो इतना मोटा किताब एक टीचर ने हमको बताया था पढ़ने के लिए। उसमें बहुत सारी अलग अलग कॉन्सेप्ट और कहानियां दिया गया कि शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों का सबसे अधिक क्या था, ग्राम अनुदान में दिया। तो क्या था, ये गुप्त वंश हो जाएंगे। गुप्त वंश को कहा जाता है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग के नाम से इसे जाना जाता है। स्थापत्य कला का क्या हो जाएगा, स्वर्ण युग के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। देखिए गुप्त वंश से जो मंदिरों का जो निर्माण है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए अगर बीपीसी दे रहे हैं या दारोगा दे रहे हैं तो इसका बहुत ही VVI ये मतलब टॉपिक माना जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है?
ठीक है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से क्या हुई, उद्धृत हुई है। तो यहाँ पे आंसर देखिएगा 19 का क्या हो जाएगा, तो 19 का हो जाएगा बी हो जाएगा। एक चीज़ देखिएगा, जब वैदिक काल है तो वैदिक काल को दो भागों में बांट के देखते हैं। एक है वैदिक काल, या तो पूर्व वैदिक काल भी पढ़ते हैं, और दूसरा जो आता है वो हो जाता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल आते आते समस्या जो समाज का जो निर्धारण था, समाज का जो रचना था, वो दूसरे तरीके से होने लगा। और इसी में देखते हैं ऋग्वेद के अगर 10वें सूक्त में हम लोग देखेंगे तो अछूतों का और जो क्या बोलते हैं जाति का जो चतुर्वर्ण व्यवस्था आपको देखने को यहीं से मिलता है। और यही वजह है कि इन्होंने अछूत की बात यहाँ कर दिया। देखिए अछूत की अगर बात करें यहाँ पे, तो अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए कि 4 जातियों में, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है ब्राह्मण आता है, उसके बाद होता है क्षत्रिय, उसके बाद आता है वैश्य, और उसके बाद होता है शूद्र। और शूद्र को ही इसमें बहुत सारा चीज़ें हैं, जिन्होंने कभी भी सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, हम अपनी आज़ादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, वही वाली बात हो गया। शूद्रों ने कभी ऐसा, मतलब उस समय की बात ही नहीं चाहा, उस समय इनकी शायद ये थी। और ये जो सारे लोग हैं अभी देखते हैं आपको एससी हो जाएंगे, एसटी हो जाएंगे, ओबीसी वाले लोग होंगे, ओबीसी वाले, ठीक है, ये इस कैटेगरी में आते हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये देखिए अछूतों की अवधारणा का पुरुष का उद्भिद कहाँ से मिलता है, तो यही उत्तर वैदिक काल से आपको देखने को मिलता है। और ये सारे जो ओबीसी, एससी, एसटी के जो लोग हैं, ये सारे के सारे इसके अनुसार शूद्र ही हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था, प्रथम अक्ता प्रदान किया था। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या हो जाएंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को अक्ता प्रदान कर दिया किसने, मोहम्मद गोरी ने। और मोहम्मद गोरी ये क्या करते हैं, भारत का मतलब समझिए कि सुल्तान बना के ये चले जाते हैं। हालांकि इस समय देखिएगा कि 3 स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया इनको। एक खुबाचा थे, उन्होंने भी परेशान कर दिया। एक यल्दोज थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने जो मोहम्मद गोरी के जो उत्तराधिकारी थे, उन्हीं की वजह से ये बेचारे फंस गए। और उन्हीं से अपने साम्राज्य को बचा के रखने के लिए इन्होंने खुद शादी विवाह भी कर दिया उनके बहनों के साथ, उनके बेटियों के साथ। ठीक है, और कहा जाता है अक्ता की अगर बात सबसे पहले कर दिया जाए तो किसको दिया गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को बात यहाँ पे किया गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या, देखिए कहा जाता है कि मोहम्मद यानी कि गोरी के कोई बच्चे नहीं थे। और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि गोरी के समय में दासों की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी, और अपने दासों को ही अपना पुत्र कहकर ये संबोधित करते थे। इसलिए बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ही ज़्यादा लगाव था। और यही वजह था कि उनके एक दास के रूप में जो बहुत ही प्रिय दास रहे कुतुबुद्दीन ऐबक। हालांकि इनके 3 उस समय बहुत ही ज़्यादा थे, एक अल्दोज था, एक खुबाचा था। तो ये अल्दोज को भी उन्होंने एक समय में अगर बात कर दिया जाए तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि ठीक है उत्तराधिकारी यही बनेगा। और क्या हुआ कि जब उन्होंने अक्ता प्रदान कर दिया भारत के लिए, जब यहाँ का ये सुल्तान बन गए, तो वहाँ के जो इनके चाहने वाले, जो इनके मतलब समझिए कि गोरी के जो मतलब समझिए कि उत्तराधिकारी बनने की जो रखते थे, वो राजनीतिक अधिकार में मांगने लगे। हालांकि लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो गई, बाद में सिचुएशन सब ठीक हो गया। वो जब हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे हमने पढ़ाया है इसको, अगर वहाँ पे देखना चाहेंगे तो वीडियो देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, किस सुल्तान के काल में खालसा, ये देखिए थोड़ा सा हम लोग खुद करते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, ये हो जाएगा खालसा। ठीक है, खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई है। ठीक है, कहता है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के देखिए एक बात और भी है, अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही यानी कि कह सकते हैं कि दिमाग का काफ़ी इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी, अगर आप पढ़ेंगे कि बहुत ही मतलब समझिए कि आसानी से उसको गद्दी प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जिस हालात में गद्दी प्राप्त हुई थी वहाँ पे समस्या बहुत ज़्यादा थी। और कहा जाता है कि जो लोग अपनी समस्या पे सबसे ज़्यादा वार करते हैं वो सफल होते हैं। और देखिएगा ये जब सफल होने लगा तो कहता है अपने गुरु से कि मैं द्वितीय सिकंदर बनूंगा, और उनको द्वितीय सिकंदर शानी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि अगर आप पढ़ रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके सामने समस्या है, आपके सामने कठिनाइयाँ हैं, उस कठिनाइयाँ को दूर करिए। कैसे, अगर मानते हैं हिस्ट्री में आपको कंप्लीट मॉडर्न इंडिया अच्छा नहीं आ रहा है या मिडिवल इंडिया अच्छा नहीं आ रहा है, तो उसमें ज़्यादा वर्क करिए, ज़्यादा मेहनत करिए, तब देखिएगा सफलता कैसे आपके पैर मतलब कदम चूमेगी। तो बात ये होता है कि हम लोग काम से क्या करते हैं, कहीं ना कहीं मुँह मोड़ लेते हैं, जिसका ये परिणाम होता है कि कभी रिजल्ट नहीं हो पाता। आप वर्क करिए, जो आपके पास समस्या है, जो कमजोरी है, उसे दूर करिए और फिर आगे बढ़ते
चलिए। यही कहा जाता है मोहम्मद, अगर बात कर दीजिए अलाउद्दीन खिलजी का, तो देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही गद्दी पे बैठा तो जितने अमीर जो लोग थे तो ये सोचा कि अमीर लोग अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो मेरे खिलाफ क्या हो जाएगा, षड्यंत्र हो जाएगा। तो क्या हुआ, पिछले के सुल्तानों ने जिस व्यक्ति को यानी कि खालसा भूमि को जो दान में दे दिया गया था, क्या कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, सभी लोगों से क्या किया, छीनना शुरू कर दिया। खालसा का मतलब होता है सरकारी भूमि, और सरकारी भूमियों पे ये जो सुल्तान होते हैं उनका प्रत्यक्ष अधिकार होता है। और यही वजह होता है कि उन्हें क्या किया, सारे अमीरों से इस ज़मीन को क्या किया, छीन लिया। और उसी समय देखिएगा कि सुल्तान यानी कि दिल्ली सुल्तान जो गद्दी पे बैठने वाले जो भी पर्सनालिटी हैं, उन सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी की पर्सनालिटी कैसा होता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा खालसा भूमि होता है। ठीक है, और इसका ये भी था कि सेना को रखने में, अपने साम्राज्य को शक्तिशाली बना के रखने में और अमीरों को कमज़ोर बना के रखने में इनकी नीतियाँ थी, वो सफल हो गई। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है कि सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे, किन धातुओं के बने थे। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 22 का क्या हो जाता है, 22 की अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे देखिएगा 22 का, तो 22 का क्या हो जाएगा, तो 22 का हो जाएगा चांदी और तंबा। क्या हो जाएगा, चांदी और तंबा हो जाएगा इसका आंसर, चांदी और तंबा हो जाएगा। अगर देखिए सिक्के की बात कर ली जाए तो थोड़ा सा देखिएगा, कहा जाता है सिक्के के बारे में चांदी और टंका, चांदी और चांदी का था, चांदी का बात किया था, टंका और ससगनी, ससगनी ये क्या सिखाता था, तो चांदी का था। ठीक है, ये चांदी के बने हुए सिक्के थे, टंका और ससगनी। ठीक है, और एक चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ पे, वो जीतल जो है यानी कि तांबा का जो बना हुआ था उसका नाम था जीतल, जीतल। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अनुपात की अगर बात कर दी जाए, यानी टंका और जीतल का जो अनुपात है, टंका और जीतल का जो अनुपात है, जीतल का अनुपात है, तो देखिएगा टंका 1:48। ठीक है, इतना हो जाता है, टंका और जीतल का जो अनुपात है ये हो जाता है। टंका किस चीज़ का होता है, चांदी का, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि 12 मासा की रचना, 12 मासा की रचना किसने की थी, 12 मासा की रचना किसने की थी। 23 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, 23 देखिए क्या कहता है कि 12 मासा की रचना किसने किया था, तो क्या हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। क्या किया था, मलिक मोहम्मद जायसी ने इसका मतलब समझिए कि रचना किया था, मलिक मोहम्मद जायसी ने। और ये देखिए मलिक मोहम्मद जायसी ने इसकी जो रचना करती थी, एक चीज़ देखिएगा, कहा जाता है कि पद्मावती के जो विरह था, माने पद्मावती के जो विरह का जो वर्णन किया गया है, कहता है कि बड़े वियोग में रहती थी, बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर जो विक्षोभ था, कष्ट था, उसी के बारे में वर्णन किया गया है। और इसका जो वर्णन हमको मिलता है किस में, तो 12 मासा में देखने को मिलता है। किस में दिखता है, 12 मासा के रूप में देखने को मिलता है। यानी कि पद्मावती का जो विरह जो वेदना है उसके बारे में उन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखने की कोशिश की, और उसी में 12 मासा की क्या हुआ था, वर्णन और चर्चा इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो अश्पा और सिंहस्पा प्रथा किसने शुरू किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न है, ये आप लोगों को बहुत बार मिलेगा। दो अश्पा और सिंहस्पा की बात कर रही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर हो जाएंगे। देखिए दो अश्पा का दो से मतलब क्या होता है कि जैसे मान के जात और सवार होता है, तो मतलब जात को और सवार ये जो दोनों होता है, जब वहाँ पे प्रशासनिक जो अधिकारियों की हम लोग पढ़ेंगे, जिस तरीके से आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, बीपीएससी कंप्लीट करेंगे और यूपीएससी कंप्लीट करेंगे, तो जिस तरह प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तो सरकार नियम बनाती है। ठीक है, जैसे भारत सरकार में अगर बात कर दे तो हमारे नरेंद्र मोदी के द्वारा जो संसद है उसको एक नियम बनाएगी और उसी नियम को क्या किया जाएगा, आप फॉलो करेंगे। तो यही चीज़ होता है कि जहांगीर ने क्या कर दिया, पहले से चली आ रही थी दो अश्पा सिंहस्पा, इसमें जो प्रशासन था उसमें क्या हुआ, परिवर्तन कर दिया। अब क्या हुआ था, जो जागीरदार थे, जो मनसबदार जो थे, ठीक है, उनको अलग से मतलब मानिए ना कि 2 घोड़े 3 घोड़े इस तरीके से रखना पड़ जाता था। उसके एवज में क्या था, उसके एवज में उनको जो जागीर थे बढ़ाए नहीं जाते थे। और यही चीज़ें कर दिया किसने, जहांगीर ने। दो अश्पा और सिंहस्पा की मतलब चर्चा कर दिया जहांगीर ने। ठीक है, इसको डिटेल्स में कभी वो मेरा ये मेडिवल इंडिया जो शुरू है उसमें आप देख सकते हैं। ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की अगर जड़ बात कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो 25 नंबर देखिए, 25 क्या कहता है, तो ये हो जाएगा कंधार हो जाएगा।
देखिए एक चीज़ और भी हम लोग देखते हैं, जो हमारा जो भारत का पश्चिमोत्तर का जो क्षेत्र है, ये प्राचीन भारत से ही बहुत ही ज़्यादा सेंसेटिव है। यानी कि कहें कि अधिकतर आक्रमण जो होते हैं ना पश्चिमोत्तर ही भारत से होते हैं। और उसमें मैं आप कंधार की बात करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि ईरान के शाह शासक और मुग़ल शासकों के बीच में झगड़ों का कारण भी क्या होता है, कंधार ही हो जाता है, कंधार ही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध किससे था? तो देखिएगा राज्य कानून से। तो जवाबित का मतलब पता है क्या होता है? जब कोई शासक किसी धर्म काल संकट परिस्थिति या कुछ स्थितियों की वजह से जब प्रशासनिक के लिए जो काम करता है, जो कानून बनाता है, ठीक है, उसी को हम लोग जवाबित बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जवाबित बोलते हैं। यानी कि कोई राजा यानी कि परिस्थितियों के अनुसार प्रशासनिक सुविधाओं के लिए कोई कानून बनाता है, उसी को क्या कहा जाता है? जवाबित कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा सेशन समाप्त होता है और आप लोग ज़रूर मूल्यांकन इसका बताइएगा। हमारा सेशन आपको बहुत ही मतलब समझिए कि काम देगा आपके लाइफ में, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही काम देगा। तो कम से कम ज़रूर सेट बनाइए और हमें बताइए कि कितना सही किया। ठीक है, और कम से कम शेयर ज़रूर करिए, आप अपने सर्किल में शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। और आप कम से कम बनाया करिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी करिए। और ये कहें तो कमेंट्स में भी आप बता सकते हैं कि और आपको क्या मतलब ज़रूरत है और क्या मतलब इसमें कमियाँ, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।